आज ये बच्चे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नर्व इम्पल्स कंडक्शन। अभी कंडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं नर्व इम्पल्स जेनरेशन। ठीक है। बेसिकली आज हम लोग सीखेंगे कि आखिर नर्व इम्पल्स मतलब एक्शन पोटेंशियल बनाने का मैकेनिज्म क्या है। पहले एक बात बताइए, लास्ट क्लास का जो लास्ट वाला पोर्शन था वो तो मैं भी रिपीट कर दूंगा, लेकिन उससे पहले जो मैंने पंप वगैरह के बारे में बात समझाया था, ओपन आयन चैनल के बारे में बात समझाया था, वोल्टेज गेटेड आयन के बारे में बात समझाया था, ये बातें सभी को क्लियर तो है ना? हाथ खड़ा कीजिए। लास्ट क्लास में जो मैंने पंप, ओपन आयन चैनल, वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सारी बातें मैंने समझाया था, क्लियर तो है ना? चलो, मैं मानता हूँ कि क्लियर नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा 5 मिनट में एक बार रिवीजन करा देता हूँ। बस जस्ट 5 मिनट में मैं आपको एक थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। देखो बच्चे, क्या है ना, ये एक्सोलीमा का मैंने एक पोर्शन बनाया था, ये देख रहे हो, ये एक्सोलीमा का पोर्शन है। ठीक है। और मैंने कहा कि एक्सोलीमा एक सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोबाइलिपिड लेयर की बनी होती है। देखो, ये एक लिपिड मोलिक्यूल है, ये दूसरा लिपिड मोलिक्यूल। तो एक लिपिड और दो लिपिड मिलकर क्या बनाया? बाइलिपिड लेयर। और ये किस प्रकार का लिपिड है? फॉस्फोलिपिड है। तो ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर है। लेकिन बच्चों, मैंने कहा कि लिपिड लेयर के बीच बीच में प्रोटीन मोलिक्यूल धसे होते हैं, जैसे कि ये वाला आप देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये सब प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल है। बेसिकली ये क्या है? जो सेल मेम्ब्रेन के, ये पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन के आर पार छेद करके धसा हुआ हो, देख रहे हो, ये छेद बीचों बीच जो आर पार छेद करके धसा हुआ हो, उसको बोलते हैं टनल या चैनल। क्या बोलते हैं उसको? टनल या चैनल। ठीक है। तो ये भी चैनल, ये भी चैनल या टनल है। ठीक है। अच्छा, ऐसे कोई प्रोटीन ऐसा हो जो आर पार छेद नहीं किया हुआ हो, ठीक है, उसमें, लेकिन वो क्या करता है, कोई सब्सटेंस को कैरी करने का काम करता है, उसको बोलते हैं कैरियर। ये वाला देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि आर पार छेद है, नहीं है, कहाँ है, देख लो, नहीं है। ये कैरियर, ये चैनल नहीं है, ये टनल नहीं है, ये क्या है? ये कैरियर है। ठीक है। तो ये एक प्रकार का कैरियर प्रोटीन है। फिर मैंने सबका नाम रखा। मैंने कहा भाई, ये इसमें कोई गेट नहीं लगा रहता है, इससे कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस आ सकता है और जा सकता है। लेकिन एक बात है, जो चैनल प्रोटीन होते हैं ना, वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। वो पर्टिकुलर प्रोटीन, जो पर्टिकुलर चैनल जो है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को ही आने या जाने देगा। ठीक है। ऐसे हर चैनल प्रोटीन अपने अपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर आयन के लिए स्पेसिफिक है। ठीक है। मैंने कहा ऐसे आयन चैनल जो आर पार किसी सब्सटेंस को क्या करा देते हो, कैरी, मतलब कि आर पार ट्रांसपोर्ट करा देते हो, लेकिन उसमें गेट लगा हुआ नहीं हो, मतलब वो ऑलवेज ओपन हो, उसको बोलोगे आप ओपन आयन चैनल। लेकिन ऐसा आयन चैनल जो आर पार चीजों को आने का अलॉटमेंट तो दे, लेकिन उसके ऊपर यहाँ पर गेट लगा हो, ये गेट वोल्टेज सेंसिटिव होता है। बच्चे, मैं फिर बता रहा हूँ, ये गेट वोल्टेज सेंसिटिव होता है। इसीलिए ऐसे ओपन, सॉरी, ऐसे चैनल को जिसमें गेट लगा हो और वो गेट वोल्टेज सेंसिटिव हो, तो ऐसे चैनल को हमने बोला वोल्टेज गेटेड चैनल। नॉर्मली ये क्लोज होता है, उसका कुंडी कौन है? कैल्शियम आयन, ये है कुंडी, यही उसको बंद करके रखता है गेट को। लेकिन जब यहाँ से कुंडी हटाया जाएगा, मतलब ये कैल्शियम यहाँ से हट जाएगा, तो गेट भी खुल जाएगा। और जब गेट खुल जाएगा तो ऐसा तब होगा जब आप स्टिमुलस दोगे। और मैंने आपको कहा था कि ये वोल्टेज गेटेड चैनल भी चैनल प्रोटीन है, ये भी स्पेसिफिक है। Na+ के लिए अलग है, K+ के लिए अलग है। तो मैंने कहा था आपको कि Na+ वोल्टेज गेटेड चैनल मतलब Na+ VGC लो वोल्टेज पर खुलता है, मतलब लो वोल्टेज इसके लिए स्टिमुलस है। और K+ VGC हाई वोल्टेज पर खुलता है, K+ VGC के लिए हाई वोल्टेज स्टिमुलस। ये बात मैंने समझा दिया था। ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको एक फैक्ट समझाया था कि एक्सोलीमा में ऐसे कई सारे चैनल प्रोटीन होते हैं, एक नहीं, मैंने डायग्राम यहाँ पे इतना शॉर्ट में समझाया। सर अपोजिट बोल दिए आप। फिर से बोलना, क्या बोला मैंने? फिर से बोल देता हूँ। यस सर। अरे नहीं, पता है, मैं अभी सही बोल रहा हूँ, मैंने कल अपोजिट बोला और समझा दिया, अभी मुझे यहाँ ध्यान आ रहा है। सॉरी यार, मैंने कल गलत बताया। चलो मैं अभी सही कर दे रहा हूँ। ओपन एट लो वोल्टेज एंड इट ओपन एट हाई वोल्टेज। कल मैंने गलत बताया, सॉरी, अभी पकड़ में आए तो अभी मैं सही बोल रहा हूँ। ठीक है। Na+, सही कर लेना नोट्स में, नोट्स में क्या है देख लो एक बार। नोट्स कहाँ है भाई? नोट्स में क्या है देखो कोई। नोट्स में सही वाला है, K+ हाई वोल्टेज पे, Na+ लो वोल्टेज। लिखा, मैं देख लेता हूँ एक बार। नोट्स में सही लिखा है। ठीक है, नोट्स में सही लिखा है।
बस कल वाले लेक्चर में मैंने गलत बता दिया फ्लो में, कोई बात नहीं है, सुन लीजिए। Na+ के लिए लो वोल्टेज क्या होता है, स्टिमुलस होता है Na+ VDC के लिए, और K+ VDC के लिए हाई वोल्टेज स्टिमुलस होता है। जब स्टिमुलस मिलेगा तो कुंडी खुलेगा, नहीं तो कुंडी बंद रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा, कोई आयन उससे आएगा जाएगा नहीं, ठीक है, तो स्टिमुलस पे खुलेगा। अच्छा, फिर मैंने एक फैक्ट बताया था, ओपन आयन चैनल K+ के लिए ज्यादा होता है, जबकि, और ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जबकि Na+ VDC K+ के तुलना में थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, ये बात हुई। दूसरी बात, ये सब बात मैंने बात कर दिया। अच्छा, चैनल वर्ड आते ही आपको क्या समझ लेना है, चैनल, अच्छा सर समझ गए, चैनल तो पैसिव ट्रांसपोर्ट कराएगा, और पैसिव में भी कौन सा सर जी, फैसिलिटेटेड, क्योंकि अगर सिंपली इसके थ्रू बीच से मॉलिक्यूल निकल जाता है ना तो सिंपल डिफ्यूजन था, लेकिन सर उससे थोड़ी निकल रहा है सर जी, यहाँ तो चैनल प्रोटीन से निकल रहा है ना, तो पैसिव तो है, लेकिन पैसिव में भी कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, ये बात मैंने आपको समझाया था। इसके बाद मैंने आपको पंप के बारे में समझाया था, वो स्कूल वाला एग्जाम्पल समझाया था, ये देख लो, छोटू मोटू आज दोनों आया भी है, एक शिवानंद है, एक शिवम है। शिवानंद और शिवम की तुलना में अगर बात करें, सॉरी सुमन है, तो सुमन देखो एकदम छोटू सा पतला सा, और उसको देखो दिने दिन बढ़ते जा रहा है, विड्थ और हाइट सब बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे मोटू हो जाएगा कुछ दिन के बाद शिवानंद। तो अब मोटू जैसे दो दो लड़के इधर आके बैठ जाते हैं, और सुमन जैसे तीन तीन लड़के इधर आके बैठ जाते हैं, छोटू है, ये छोटू है, तो ये छोटू और मोटू बैठते हैं, मोटू को बैठने के लिए दो जगह होता है, छोटू को बैठने के लिए तीन जगह होता है। मोटू है K+ आयन, साइज उसका बड़ा होता है, पीरियोडिक टेबल का मैंने आपको बताया था कंपैरिजन, और Na+ छोटा होता है, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है, Na+ छोटा, K+ बड़ा, तो तीन Na+ अंदर से, क्योंकि छोटू लोग पहले पहुंच जाते हैं गार्डन, याद आया, तो वो लोग अंदर चले जाते हैं, तो अंदर से उनको 3 सीट मिलता है बैठने के लिए, और वो मोटू बेचारे धीरे धीरे आते हैं, तो थक जाते हैं आते आते, ठीक है, तो 2 मोटू बाहर से बैठ जाते हैं। उसके बाद ये लोग किसी भैया दीदी को बुलाते हैं, बोलते हैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो भाई, तो भैया दीदी कौन है, ये एटिकेज एंजाइम, एटीपी को तोड़ के, एक एटीपी को तोड़ता है तो एनर्जी रिलीज होता है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी इस एक्सोप्लाज्म में निकलता है, जो नेगेटिव चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो एटीपी जैसे ही टूटता है तो एनर्जी निकलता है, ये पूरा का पूरा रोटेट हो जाता है, और रोटेट होने का नतीजा क्या होता है, इधर से 2K+ अंदर आ जाता है, और इधर से 3 Na+ बाहर चला जाता है, और ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। कैसे है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ, कि भाई आपको मैंने समझाया था बाहर Na+ ज्यादा होता है, फिर भी Na+ ही बाहर भेज रहे हैं, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया, और K+ अंदर ज्यादा होता है, फिर भी आप अंदर K+ भेज रहे हो, ये भी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। तो कुल मिला के मैंने आपको समझाया था, पंप जो एक्टिविटी दिखाता है अपना, पंप के एक्टिविटी की वजह से 3 Na+ बाहर, 2K+ अंदर आता है, ये बात मैंने समझाया था। अच्छा, यही के बाद कुछ बच्चे होने लग गए थे कंफ्यूज, चलिए मैं उन सारे कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, लेकिन पहले मुझे बताइए क्या इतना बात समझ में आ गई, यस और नो। अच्छा, ये सही कर लीजिएगा, लो वोल्टेज और यहाँ हाई वोल्टेज उल्टा हो गया था, ठीक है, सही हुआ कि अभी पकड़ी मेरा गलती, कल गलती कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि कल सब पहली बार पढ़ रहे थे, पुराने बच्चे तो पकड़ते गलती कम से कम जी, नए बच्चे तो ठीक है, पुराने बच्चे तो गलती पकड़ लेते कम से कम, कोई बात नहीं, पकड़ में तो आ गया ना। चलिए, अब यहाँ के बाद बच्चे होने लगे थे कंफ्यूज, कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता मेरी क्लास, मेरी क्लास में कंफ्यूजन का कोई जगह नहीं है। क्यों बार बार मैसेज कर रहा है, क्या हो जाएगा, हम बीच में घुसा लेंगे क्या, तुम अभी 1 करोड़ रुपए भी भेज दोगे ना मुझे, मैं बीच में नहीं घुसाऊंगा तुम्हें क्लास, सरकारी स्कूल समझ के रखा रहता। चलो, तो देखिए मैंने क्या कहा था कि एक एटीपी यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, तो एडीपी रिलीज होगा, प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट PO4- के फॉर्म में रिलीज होगा, और कुछ एनर्जी रिलीज होगा, उसी एनर्जी के माध्यम से इसमें होगा रोटेशन, ऐसा होगा रोटेशन इस तरीके से, ठीक है, तो रोटेशन होने की ही वजह से ये 2K+ आ जाएंगे अंदर, लो आ गए, और 3 Na+ चले जाएंगे बाहर,
लो चलेगा, चलेगा। 3 Na+ बाहर और 2 K+ अंदर। ध्यान से अच्छे से याद रखना, Na+ कहां से कहां गया है, एक्सोप्लाज्म से ECF, मतलब ICF टू ECF। K+ कहां से कहां गया, ECF टू एक्सोप्लाज्म, मतलब ECF टू ICF। ठीक है, एक एनर्जी का खर्चा होगा तो ऐसा काम होगा। ठीक है, एक एटीपी मतलब एक एटीपी का खर्चा होगा। अब मुझे बताइए, मैंने कल सभी को समझा दिया था ये बात। चलिए, बाहर Na+ ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, और K+ कम होता है। अंदर Na+ कम होता है और K+ ज्यादा होता है। ये बात मैंने कल ही सुनी। अगर मैं बात करूं Na+ ग्रेडियंट की, किसकी बात करूंगा बच्चे मैं, Na+ ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट का मतलब पता है क्या होता है, डिफरेंस। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो Na+ ग्रेडियंट कहां से कहां बनेगा, हायर टू लोअर बात करते हैं। ग्रेडियंट का मतलब डिफरेंस। डिफरेंस आप क्या निकालते हो, हाई अमाउंट टू लो अमाउंट, हाई माइनस लो इज इक्वल टू ग्रेडियंट। तो Na+ का ग्रेडियंट आप किधर से किधर निकालेंगे, ECF टू ICF। बोलिए सही बात है कि नहीं है। ऐसे आप K+ का भी ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। K+ का भी डिफरेंस हाई माइनस लो कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि हाई कहाँ है, ICF, और लो कहाँ है, ECF। तो ये है दोनों का अपना अपना ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, जब कोई भी चीज हाई टू लो जाती है तो वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाती है, और जब कोई भी चीजें लो टू हाई जाने लगे तो वो अलोंग नहीं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रही है। कितना को समझ में आया मैंने क्या बोला। कोई भी चीजें अगर हाई टू लो जा रही है तो वो तो अलोंग द ग्रेडियंट जा रही है। अरे सही है, अलोंग द ग्रेडियंट जा रही है। और अगर कोई भी चीजें लो टू हाई जा रही है मतलब वो अलोंग द ग्रेडियंट तो नहीं ना जा रही है। सुमन इधर देखो, अगर वो लो टू हाई जा रही है तो अलोंग द ग्रेडियंट तो नहीं ना जा रही है, तो वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाती है। समझ में आया सुमन जो अभी हम बोले। यस सर। तो ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीजें अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जा रही है तो अलोंग द ग्रेडियंट, और अपने हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रही है तो अगेंस्ट द ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब मुझे बताइए कि अगर ओपन आयन चैनल से Na+ बाहर से अंदर आता है तो दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, ये अलोंग द ग्रेडियंट है। K+ अंदर से बाहर जाता है, ये भी अलोंग द ग्रेडियंट। मतलब ओपन आयन चैनल किस लिए काम करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ऐसे ही वोल्टेज गेटेड चैनल भी पैसिव ट्रांसपोर्ट के लिए ही काम करता है, और लेकिन ये तब काम करता है जब इसको स्टिमुलस मिलता है, तब इसका गेट खुलता है। तो Na+ VGC से भी Na+ अंदर ही आता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ही होता है, अलोंग द ग्रेडियंट ही आता है। और K+ VDC से भी K+ बाहर ही जाता है, अलोंग द ग्रेडियंट ही जाता है K+। तो इसका मतलब ये है कि ओपन आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल ये तो ग्रेडियंट के अलोंग जा रहा है। मतलब जो चीजें जिधर कम है उसको और कम कर रहा है, और जो चीजें जिधर ज्यादा है उसको और ज्यादा कर रहा है। मतलब कुल मिला के ओपन आयन चैनल और वोल्टेज गेटेड चैनल ये क्या कर रहा है, ग्रेडियंट को बढ़ा रहा है। नहीं समझ में आया, तो आइए फिर से बात करते हैं। अरे सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, सॉरी पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन सा, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। आप एग्जांपल से मैच कीजिए ना, ये ग्रेडियंट को बढ़ाता है कि घटाता है, यही सवाल था कल। ये ग्रेडियंट को बढ़ाता है या घटाता है। तो मैंने कहा भाई ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा है तो करा के देख लो। अब देखो Na+ को करा के देख लो, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Na+ इधर ज्यादा है इधर कम, फिर भी Na+ अब आता है तो किधर से किधर आता है बोलिएगा, Na+ ECF टू ICF आता है। तो इधर कितना था, Na+ ज्यादा था। अरे सुनिए सुनिए, Na+ ज्यादा था तो कम होने लगेगा, और इधर कम था तो ज्यादा होने लगेगा, इसलिए ग्रेडियंट को घटाएगा। सॉरी, ग्रेडियंट को घटाएगा, मैंने उल्टा बोल दिया था। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। जब फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट होगा तो चीजें हाई टू लो जाएगी। जब हाई टू लो जाएगी तो जिधर हाई है उधर कम होने लगेगा मात्रा उसका, और जिधर लो है उसका मात्रा उधर अधिक होने लगेगा। कितनों को समझ में आया जो अभी मैंने बोला। जब Na+ अपने हाई टू लो जाएगा तो जिधर ज्यादा था उधर घटने लगेगा मात्रा, जिधर कम था उधर बढ़ने लगेगा। तो जो दोनों का डिफरेंस था वो डिफरेंस अब उतना नहीं रह पाएगा जितना पहले हुआ करता था। डिफरेंस को ही ग्रेडियंट बोलते हैं। मतलब कि पैसिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट घटता है।
कितनों को समझ में आएगा? सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कीजिए, सीधा झंडे की तरह, सीधा स्ट्रेट, सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कीजिए कि सर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट मतलब पैसिव ट्रांसपोर्ट ग्रेडियंट को घटाता है। अच्छा, दूसरा बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आइए एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आप मैच करके देखिए, देखिए के प्लस अंदर ऑलरेडी ज्यादा था, देख रहे हैं, लेकिन फिर भी के प्लस बाहर कम था, देखिए यहाँ पे, लेकिन फिर भी के प्लस बाहर से ही अंदर आया है, देख लो, बाहर से अटैच किया और अंदर आ गया। तो अब देखो बाहर कम था लेकिन अब और कम हो जाएगा, अंदर ज्यादा था और ज्यादा हो जाएगा। तो बताइए और डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा कि नहीं? बाहर कम था और कम, अंदर ज्यादा था और ज्यादा। और यहाँ जो मूवमेंट हुआ है वो अगेंस्ट द ग्रेडियंट हुआ है, क्योंकि ग्रेडियंट तो हाई टू लो होता है, लेकिन यहाँ तो लो टू हाई ट्रांसपोर्ट हुआ है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल अपने लो टू हाई कंसेंट्रेशन गया है, मतलब अपने डिफरेंस को और बढ़ा लिया है। इसका मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट बढ़ता है। कितनों को समझ में आया? हाथ खड़ा कीजिए सीधा झंडे की तरह। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अगला मैं आपको बोलूं कि Na+ का आप मैच कर लीजिए। Na+ बाहर ऑलरेडी ज्यादा था, देखो ना, और अंदर कम था, देखो ना, फिर भी Na+ अंदर से ही बाहर गया है। तो मतलब अंदर और अंदर से बाहर चला गया ना, अंदर वाला ही बाहर चला गया। तो अंदर Na+ कम था तो और कम होने लगेगा, बाहर ज्यादा था तो और ज्यादा होने लगेगा। मतलब वही बात है, डिफरेंस और बढ़ेगा, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ग्रेडियंट बढ़ता है। बोलिए अब इस बात में किसी को कंफ्यूजन? तो बोलिए, समझ में आ गया तो सीधा झंडे की तरह हाथ खड़ा कर दीजिए, सीधा झंडे की तरह। यही बात मैंने कल समझाया था और आप लोग हो रहे थे कंफ्यूज। समझ चुके हैं? बहुत बढ़िया। चलिए तो यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। अच्छा एक बात और, मैंने समझाया था कि यहाँ पे जो एटीपी से फॉस्फेट आया, ये फॉस्फेट बाहर नहीं जा सकता, ये एक्सोप्लाज्म में ही रहेगा। अब ये फॉस्फेट क्यों नहीं बाहर जा सकता? सुनिएगा, फॉस्फेट आयन तो है लेकिन वो एटम है या मॉलिक्यूल है? बोले, वो एटम है या मॉलिक्यूल है? मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। और लार्ज मॉलिक्यूल है। Na+ K+ की तुलना में काफी लार्ज है, वो बाहर नहीं जा सकता, अंदर बना अंदर ही रहेगा। इसीलिए वो अंदर से मेम्ब्रेन को नेगेटिव चार्ज क्रिएट करने में हेल्प करेगा। पहली बात, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर ही बना है और अंदर ही रहेगा क्योंकि ये पॉलीमर है। पॉलीमर एक प्रकार का क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, बाहर नहीं जा सकता। कुल मिला के दोनों अंदर ही रहेंगे और मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव चार्ज बनाने में मदद करेंगे। मैंने कल आपको इस Na+ K+ के बारे में एक डायलॉग बोला था, याद रखने के लिए। ये पैदा ही हुआ है मेम्ब्रेन को अंदर से नेगेटिव बनाने के लिए, याद है? क्यों? आप देख लीजिए यहाँ पे, आप गौर कीजिए सभी लोग, हेलो सभी लोग, 3 Na+ बाहर गया, 2 K+ अंदर आया, मतलब बाहर से 2 K+ अंदर गया, मतलब 2 पॉजिटिव का लॉस हुआ और 3 पॉजिटिव का गेन हुआ। तो ओवरऑल 1 पॉजिटिव का गेन हुआ। बोले 1 पॉजिटिव आयन गेन हुआ, सही बात है। अच्छा, अंदर से 3 Na+ बाहर चला गया और 2 K+ अंदर आया है, तो 3+ आयन बाहर गया, 2+ आयन अंदर आया, तो अंदर ओवरऑल 1 पॉजिटिव चार्ज का लॉस हुआ है। बाहर गेन और लॉस, अगर पॉजिटिव चार्ज का लॉस होगा तो चार्ज क्रिएट होगा माइनस चार्ज क्रिएट, और बाहर अगर पॉजिटिव चार्ज का गेन होगा तो प्लस चार्ज क्रिएट होगा। कितनों को ये बात समझ में आया? कितनों को ये बात समझ में आ गया? हाथ खड़ा कीजिए सीधा झंडे की तरह, सीधा सर झंडे। गेन लॉस वाला एक बार बता दें। 3 Na+ बाहर आया है और 2 K+ बाहर से ही अंदर गया है। बाहर से अंदर गया 2 पॉजिटिव आए और बाहर आ गया है अंदर से 3 पॉजिटिव आए। तो बताओ ओवरऑल यहाँ पे ECF में कितना पॉजिटिव आयन का लॉस या गेन हुआ है? तो बताओ यहाँ पे गेन कितना हुआ है? टोटल 3, लॉस कितना हुआ है? 2। तो माइनस करो, ओवरऑल 1 का फायदा हुआ है। समझ में आया? यस सर। अंदर आ जाओ, 2 पॉजिटिव आयन अंदर आया है, फायदा कितना का हुआ है? 2। 3 बाहर गया है तो वो लॉस है -3। यस। तो फायदा हुआ है क्या? नहीं, -1 इज नॉट फायदा, -1 इज लॉस। अच्छा ये लॉस किसका हुआ है? पॉजिटिव चार्ज का। तो अगर पॉजिटिव चार्ज का लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज के लॉस होने से क्या होगा? नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। और अगर पॉजिटिव चार्ज का गेन होगा, सॉरी पॉजिटिव आयन का गेन होगा, पॉजिटिव आयन का गेन होगा
तो चार्ज कैसा क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। कितनों को समझ में आ गया? याद करके सीधा सीधा झंडे की तरह। यही बात मैंने समझाया था कल। बोलो रीभा और ज्योति अब क्लियर हुआ? कल तुम लोग चले गए थे क्लास। चलिए यस सर। अब स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। सारा मैंने यहाँ खिचड़ी पका दिया, लेकिन मैंने नोट्स में सब कुछ अच्छे से लिखवाया है, नोट्स में अच्छे से लिखवाया है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं अब आपको बेसिक कंसेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अब हमें क्या पढ़ना है बच्चों? मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। मैं आपको बताऊं, अभी हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। ये डायग्राम मैंने अभी आपके सामने बनाया। देखिए बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ, पहले हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स जनरेशन या फॉर्मेशन। बनता कैसे है वो करंट, जो एक्सॉन हिलॉक से लेकर किलोडेंड्रा तक चाहिए। बच्चे ये 4 स्टेप में कंप्लीट होता है, उस चारों स्टेप आज हमें पढ़ना है। पहला स्टेप है पोलराइजेशन, पढ़ेंगे आज पोलराइजेशन। दूसरा स्टेप है डीपोलराइजेशन, तीसरा स्टेप है रीपोलराइजेशन और चौथा स्टेप है हाइपर पोलराइजेशन। चारों को पढ़ेंगे। तो मैकेनिज्म कैसे है, कैसे बनता है नर्व इम्पल्स, इसके बारे में आज हम सीखेंगे। बनेगा कहाँ आपको पता है? कहाँ बनेगा? हेलो, कहाँ बनेगा? मेनली वो एक्सॉन हिलॉक पर ही बनेगा। उसके बाद वो कंडक्ट होगा। आगे आगे क्या होगा भाई? जल्दी बोला, आगे क्या होगा? कंडक्ट होगा। वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो कुल मिला के आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। इसी डायग्राम में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ नर्व इम्पल्स कंडक्शन। मैंने बना लिया है, अगले मीटिंग में हम इसी पे बात करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं, किसी को कोई डाउट हो तो आप बोल सकते हैं। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो अब अगले मीटिंग में मिलते हैं और एकदम कंसंट्रेट होके आइए अगले मीटिंग में और पूरा मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले मीटिंग में। यहाँ तक सब कुछ देख लीजिए जल्दी से नोट्स।